तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू है दिल की दस्तक। और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम इतिहास के अगले पड़ाव में पहुंच चुके हैं और चलिए देखते हैं अशोक के कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख एवं उनमें जो अंकित किया गया है वह विषय वस्तु। तो देर न करते हुए जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं और कल एक नया वीडियो शुरू करेंगे। दोस्तों, अशोक का जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा किया गया है। अशोक द्वारा उसमें पहला शिलालेख में क्या कहा गया है कि पशु बलि का निंदा किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, पहला शिलालेख पूछा जाता है, पहला शिलालेख में क्या है, पशु बलि की निंदा एवं सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। अशोक ने इसमें क्या कहा है पहला शिलालेख में कि सभी मनुष्य जो है मेरी संतान की तरह है। दूसरा शिलालेख में पशु चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा की बात कही गई है। क्या कहा गया है दोस्तों, पशु चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा की बात कही गई है। एवं 3-4 जो छोटे छोटे राज्य हैं उनका वर्णन इसी दूसरा अभिलेख में मिलता है, जिनमें से है आपका चोल है, पांड्य है और चेर है। इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे मेडिएवल हिस्ट्री में और दक्षिण भारत के इतिहास में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा शिलालेख में कहा गया है राज्य के अधिकारियों को हर 5वें वर्ष प्रदेश की दौरा। राज्य के जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें हर 5वें साल अपने राज्य का दौरा करना पड़ेगा। ये कौन से अभिलेख में अशोक ने बताया, तीसरा अभिलेख में। और हर पदाधिकारी को हर 5वें साल मतलब अपना प्रदेश का दौरा करना अनिवार्य कर दिया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथा शिलालेख में धम्म की उद्घोषणा। क्या कहा गया है दोस्तों, चौथा शिलालेख जो है उसमें धम्म की यानी धर्म की उद्घोषणा करते हैं अशोक। पांचवा शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति। क्या क्या है दोस्तों, पांचवा शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति। दोस्तों महामात्र मतलब शब्दावली सुन के घबराइए नहीं। महामात्र एक प्रकार का जो होता है एक धार्मिक जो साधु संत होते हैं उसी टाइप के उस समय हुआ करते थे। एवं इसी पांचवा शिलालेख में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। दोस्तों वर्ण व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि ऐसे 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों में विभाजित था दोस्तों। इसके बारे में आगे हम लोग जब पढ़ेंगे हम लोग वेद ग्रंथ तब हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया था। अशोक ने क्या दिया था दोस्तों, छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा एवं आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकते हैं। अशोक ने छठा शिलालेख में ऐसा कहा कि आम जनता किसी भी समय राजा से वह मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7वां शिलालेख में उन्होंने सभी संप्रदाय के लिए सहिष्णुता का भाव जागृत किया। सहिष्णुता मतलब हर संप्रदाय को उन्होंने एक नज़र से देखा। तो ये 7वां अभिलेख में है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक अजीब टाइप का चैप्टर है, क्या पढ़ा रहे हैं आप समझ में नहीं यार, ऐसा नहीं। एग्जाम में दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने 8वां शिलालेख में या फिर 9वां शिलालेख में क्या बात कहा था, ये पूछा जाता है। तो 7वां शिलालेख में क्या है दोस्तों, सभी संप्रदाय के लिए सहिष्णुता का भाव प्रदर्शित किया था। किसने, अशोक ने। 8वां शिलालेख जो है, 8वां शिलालेख में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख मिलता है। सम्राट ने कौन कौन से स्थान में अपना धर्म यात्रा किया था उसका उल्लेख 8वां शिलालेख में मिलता है। दोस्तों याद रखिएगा। 9वां शिलालेख में धर्म समारोह की चर्चा, जहां जहां वे गए थे, क्या क्या समारोह वहां पे हुआ था, उसकी चर्चा 9वां शिलालेख में मिलता है। 10वां शिलालेख में राजा एवं सभी पदाधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचे। मतलब अशोक ने आदेश दिए थे किस अभिलेख किस शिलालेख के अंतर्गत, 10वां शिलालेख के अंतर्गत क्या कहा था कि राजा एवं सभी पदाधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचे। दोस्तों आजकल तो ऐसा होता नहीं है, राजा जो बन गया बस अपना हित के बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो चलिए 11वां, वैसे हम लोग को लेना देना नहीं है राजनीति से। 11वां शिलालेख धम्म की नीति की व्याख्या की थी। धम्म की नीति यानी धर्म की नीति की व्याख्या कहाँ किया गया था दोस्तों, 11वां शिलालेख में ये बात कही गई है कि धम्म नीति की व्याख्या हुई थी।
12वां शिलालेख जो है स्त्री महामात्र, अभी महामात्र शब्दावली के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए दोस्तों। तो 12वां शिलालेख में क्या है, स्त्री महामात्र की चर्चा किया गया है 12वां शिलालेख में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, वही कलिंग युद्ध दोस्तों जो हमने कल कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा किया था। तो 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है एवं एक जाति का वर्णन मिलता है दोस्तों। कौन सा जाति, अपराध करने वाला, जैसे चोरी, डकैती, मार, लूट, खसोट, ऐसा जाति। और उस समय उस जाति को आटाविक जाति से मतलब जाना जाता था। तो यही जो 13वां शिलालेख है इसमें एक जाति का वर्णन मिलता है। हर एक बार एग्जाम में पूछा गया है, जेपीएससी बीपीएससी में पूछा गया है कि अशोक के किस अभिलेख में आटविक जाति का वर्णन मिलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें आटाविक जाति का वर्णन और कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो 14वां शिलालेख जो है दोस्तों, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों है ना, अजीब वाली बात, अशोक तो पहले अपने जीवन काल में इतना संहार किए थे, नरसंहार किए थे कि कुछ बोलना ही नहीं है। और अंत में उन्होंने क्या किया, जब भेरी घोष से धम्म घोष को अपना लिया तो उन्होंने 14वां शिलालेख में यह भी कहा है कि जनता को धार्मिक जीवन मतलब बिताने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा वो आज खत्म होता है मौर्य साम्राज्य और कल से हम लोग शुंग वंश की तरफ चलेंगे। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।